डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में एक नए वीडियो डिस्कशन के साथ में, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है R&D में या किसी प्लांट में कोई टेक्नोलॉजी होती है, अगर वो दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करनी है या R&D से प्लांट में ट्रांसफ़र करनी है तो उसे हम किस तरह से करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। तो इसके कंटेंट्स में सबसे पहले हम गाइडेंस डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। देन उसके बाद में जानेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ टेक ट्रांसफ़र क्या है, क्यों हम करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के टाइप्स क्या क्या होते हैं, देन टेक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में क्या क्या हेड्स हमने कवर करने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या होने चाहिए हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के दौरान, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एक्चुअल एग्जीक्यूशन किस तरह से किया जाता है, और उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसके बाद में हमें डॉक्यूमेंटेशन, इसके रिकॉर्ड्स के लिए क्या क्या रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं गाइडेंस डॉक्यूमेंट से। तो गाइडेंस डॉक्यूमेंट में जैसा कि आप देख सकते हैं, WHO TRS 961 एनेक्सर 7 गाइडलाइंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये WHO की गाइडेंस है। WHO की ही एक और गाइडेंस है, WHO TRS 1044 की एनेक्सर 4 में, तो नाम इसका सेम ही है जो ऊपर था, गाइडलाइंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। यूएसपी में एनालिटिकल ट्रांसफ़र के लिए एक चैप्टर दिया हुआ है 1224 ट्रांसफ़र ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, और ISP की गाइडलाइन भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए अवेलेबल है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में दिया हुआ है, और IPA की भी एक गाइडेंस है जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आजकल जैसे आपने रिवाइज शेड्यूल में भी देखा होगा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉलो करनी है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर फॉलो करने के लिए अगर कहा गया है तो राइट फ्रॉम डेवलपमेंट, ट्रांसफ़र, वैलिडेशन और उसके कमर्शलाइजेशन, डिसकंटिन्यूशन, ये सारे स्टेप्स उसमें आ जाते हैं। तो दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास में किसी यूनिट से आती है या किसी R&D इंस्टीट्यूट से आती है तो उसका हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि हमने उस टाइम पे क्या किया था, उसके क्या प्रोसीजर्स थे और उसके रिजल्ट्स क्या थे, और उसके बेसिस पे हमने किस तरह से उसको इंटरप्रेट किया था। और क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंटेड होता है तो जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है किसी भी इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में या सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट में, तो वो करेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। और एनालिटिकल ट्रांसफ़र के लिए भी यही लागू होता है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू आपके ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं तो आपके मेथड जो है वो करेक्ट होते हैं और रिप्रोड्यूसिबल होते हैं। और क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, इसके बारे में सारी गाइडेंस दी हुई है, किस किस तरह से करना है, क्या करना है, सारा कुछ अवेलेबल है। तो इससे आपकी जब कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है तो उसके एरर के चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। देन टाइप्स ऑफ टेक ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे कि टेक ट्रांसफ़र किस किस तरह की होती है। तो सबसे पहला होता है कि R&D लैब में कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है और R&D लैब से फिर साइट पे ट्रांसफ़र होता है। तो एक ही पहली तरह की ट्रांसफ़र ये होती है। फिर कोई जैसे किसी कंपनी की या एक यूनिट से दूसरी यूनिट में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है। एक प्रोडक्ट जो है यूनिट X में ऑलरेडी कमर्शलाइज्ड है और वहाँ पे चल रहा है, अब उसको यूनिट Y में भी इम्प्लीमेंट करना है और वहाँ पे भी उसका प्रोडक्शन चालू करना है। तो ये प्लांट टू प्लांट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इसको बोलते हैं कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट लैब टू प्लांट, तो जो हमारी लेबोरेटरी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें वो अपनी R&D लैब से और प्लांट में ही करें। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारा एनालिटिकल मेथड जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट लैब में डेवलप हुआ है, या आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुलेशन और उसकी जो प्रोसेस है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट R&D सेंटर में डेवलप हुई है और वहाँ से हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र होके किसी यूनिट में आ रही है। तो वो एक और तरीका वो हो गया। देन इसमें एनालिटिकल ट्रांसफ़र आ जाएगा और मैन्युफैक्चर प्रोसेस ट्रांसफ़र आ जाएगा। तो इसमें आज हम अधिकतर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरह से
ट्रांसफ़र की जाती है। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जब भी हमें कोई एक्टिविटी एग्जीक्यूट करनी होती है तो हमारे पास उसका प्रोटोकॉल होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें प्रोटोकॉल गाइड करता है कि हमें किस किस तरह से चीज़ों को करना है। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अगर बनाना चाहता हूँ तो उसके क्या क्या हेड्स होने चाहिए, ये WHO से मैंने लिया हुआ है। तो WHO रिकमेंड करता है कि ये हेड्स उसमें होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किस ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं, स्कोप क्या है, कहाँ से हम कहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी की पर्सनल है आपके सेंडिंग यूनिट के और रिसीविंग यूनिट के। सेंडिंग यूनिट हम उसको बोलते हैं जहाँ से हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और रिसीविंग यूनिट हम उसको बोलते हैं जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये सेंडिंग और रिसीविंग यूनिट के टर्म्स है। तो सेंडिंग यूनिट में जो की पर्सन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, रिसीविंग यूनिट में जो की पर्सन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, ये सारा उसमें डिफाइंड होना चाहिए। देन कंपैरिजन ऑफ मटेरियल, मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के पहले आते हैं तो उसका हमने कंपैरिजन करना होता है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए है, क्या क्या मटेरियल्स चाहिए है, वर्सेस हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है और उसमें गैप्स क्या क्या है। देन ट्रांसफ़र स्टेजेस, कि हमारी ट्रांसफ़र की कौन सी स्टेज होगी। फर्स्ट स्टेज में हमारा डॉक्यूमेंट का ट्रांसफ़र होगा, देन उसका ट्रेनिंग और वो सारी चीज़ें होगी। तो ये सारी स्टेजेस हमने उसमें मेंशन करनी होती है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। एक तो जो सेंडिंग यूनिट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो प्रोसेस में जो भी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स है या जो मटेरियल में जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स है वो सारे के सारे हम डॉक्यूमेंट करके दें रिसीविंग यूनिट को। उसके अलावा जिस यूनिट में हम बनाने जा रहे हैं तो गैप असेसमेंट के दौरान वहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस है, तो वो वाले क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स भी आपके इसमें कैप्चर होने चाहिए। देन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में हम लोगों ने ये बताना होता है कि हम एग्जैक्टली इसको किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम इवेंट सीक्वेंस क्या रहेगा हमारी एक्टिविटीज़ का एग्जीक्यूशन का। देन इंफॉर्मेशन ऑन बैचेस एग्जीक्यूशन। तो हमारे बैचेस एग्जीक्यूशन हम कितने बैचेस लेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, किस साइज़ के लेंगे और किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। देन चेंज कंट्रोल एंड डेविएशन। तो जैसे किसी भी प्रोटोकॉल का पार्ट होता है कि जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं या कोई भी डेविएशन अगर होता है तो हमने उसमें लास्ट में उसको असेस करना होता है। और असेसमेंट ऑफ एंड प्रोडक्ट, कि जो भी आपका फिनिश प्रोडक्ट उसमें तैयार होगा तो फिनिश प्रोडक्ट का तैयार होने के बाद में आपको उसको इवेलुएट करना है प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन से के हिसाब से। कीपिंग रेफरेंस सैंपल्स ऑफ एपीआई, इंटरमीडिएट्स एंड फिनिश गुड्स। तो हमने रेफरेंस सैंपल्स रखने होते हैं फिनिश गुड्स के, एपीआई के और इंटरमीडिएट्स के एंड एफजी के। जैसे अगर टैबलेट का केस अगर हम लेंगे तो टैबलेट में हमें ग्रैन्यूल्स के सैंपल्स रखने पड़ेंगे, एपीआई के सैंपल रखने पड़ेंगे और उसके बाद में अनकोटेड टैबलेट के रखने पड़ेंगे, कोटेड टैबलेट के रखने पड़ेंगे और फिनिश गुड्स के रखने पड़ेंगे। तो इसी तरह से बाकी दूसरे डोसेज फॉर्म में भी जो आपके इंटरमीडिएट्स एपीआई और फिनिश गुड्स है उसके सैंपल्स हमें रखने चाहिए। देन कंक्लूजन्स एंड साइन ऑफ। तो जब भी आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता है तो उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक्टिविटी का आपने क्या कंक्लूड किया, और कंक्लूड करने के बाद में उसको जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सेंडिंग यूनिट के एज वेल एज रिसीविंग यूनिट के उनके सिग्नेचर्स होने चाहिए, तो वो उसमें ऑप्शन होना चाहिए। देन रिक्वायर्ड एनेक्शर्स, जो भी आप रिजल्ट्स लगाएंगे या जो रिपोर्ट जनरेट करेंगे या जो उसके साथ में अगर कोई चेंज कंट्रोल डेविएशंस अगर होते हैं तो उसकी वो लगाएंगे, इक्विपमेंट कंपैरिजन वगैरह के जो समरी शीट्स लगेंगे या मटेरियल कंपैरिजन के समरी शीट्स लगेंगे, फैसिलिटी कंपैरिजन के समरी शीट्स लगेंगे। तो ये सारे जो है आपके एनेक्शर्स में आएंगे। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें हमने क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करनी होती है जब हम स्ट्रक्चर्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हमने प्रोटोकॉल बनाना होता है। ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नॉलेज बेस, देन इवेल्युएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इवेल्युएशन ऑफ इक्विपमेंट्स, इवेल्युएशन ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस
availability of starting materials, availability of lab instruments, standards and reagents, training of production and analytical personnel, execution of technology transfer batch, then execution of technology transfer batch ये हमने बात कर ली, evaluation of critical process parameter और analytical results of the batches, then deviation if any and justification, then clear conclusion of technology transfer. तो ये सारी स्टेप्स हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में परफॉर्म करनी होती है. तो आइए हम एक एक करके समझते हैं, इसको डिटेल में जानते हैं. डॉक्यूमेंट्स फॉर टेक ट्रांसफर. तो जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम करेंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट में जाने चाहिए आइडियली, वो इसमें लिखा हुआ है. तो एक ओपन पार्ट ऑफ डीएमएफ फॉर एपीआई यूज्ड. तो जो भी हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज होता है उसका ड्रग मास्टर फाइल रिसीविंग यूनिट को दिया जाना चाहिए. प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट. जब भी कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलप होता है तो आरएनडी उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाती है. तो आरएनडी को वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट रिसीविंग यूनिट को देना चाहिए. और प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स मेंशन किए जाने चाहिए. देन स्पेसिफिकेशन एंड एसटीपी ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल्स. तो एपीआई और एक्सीपिएंट वगैरह के जितने भी स्पेसिफिकेशन है और एसटीपी है वो दिए जाने चाहिए. बैच मैन्युफैक्चरिंग एंड बैच पैकिंग मोनोग्राफ. तो जो भी बैच पैकिंग और बैच मैन्युफैक्चरिंग का मोनोग्राफ है वो दिया जाना चाहिए. स्पेसिफिकेशन एंड एसटीपी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट. देन स्पेसिफिकेशन एंड एसटीपी ऑफ इंटरमीडिएट्स. स्टेबिलिटी डेटा ऑफ फिनिश गुड्स. जो हमने ट्रायल बैचेस पे स्टेबिलिटी स्टडी जनरेट की है वो दिया जाना चाहिए. स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी पैकिंग मटेरियल. तो जो भी प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, अगर एल्युमिनियम फॉइल है, पीवीसी है, पीवीडीसी है या क्वाड लेमिनेट फॉइल है, जो भी उसके प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स है उसका हमने स्पेसिफिकेशन देना होता है. वेंडर डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स. तो जिस वेंडर के डेवलपमेंट में मटेरियल्स यूज किए हैं उसी वेंडर के हम लोगों ने मटेरियल्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बैच में भी यूज किए जाने चाहिए. देन चेंज पार्ट्स ड्राइंग. चेंज पार्ट जो भी आपके ब्लिस्टर का चेंज पार्ट है, स्ट्रिप का चेंज पार्ट है या डाई पंच का ड्राइंग है. देन प्रोडक्ट सैंपल फॉर रेफरेंस. तो जो हमारे पास में आरएनडी ने सैंपल जनरेट किए हैं जो डेवलप करके, वो रेफरेंस के लिए सैंपल दिए जाने चाहिए साथ में. एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन प्रोटोकॉल रिपोर्ट फॉर एसे एंड रिलेटेड सब्सटेंसेस. तो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन का प्रोटोकॉल और रिपोर्ट जो है एसे, डीजो, आरएस जितने भी टेस्ट है उसमें मेन टेस्ट है उनका सबका होना चाहिए. हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट. जब डेवलपमेंट हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं. तो ये हमने रिसीविंग यूनिट को देना चाहिए ताकि इसी को हम बोलते हैं कि नॉलेज बेस शेयर करना. देन होल टाइम स्टडी जो की हुई है डेवलपमेंट के दौरान वो हमने शेयर करनी चाहिए. क्लीनिंग मेथड फॉर रेसिड्यू एनालिसिस. तो जो भी हमारे जब हम प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको एनालिसिस करने के लिए जो भी क्लीनिंग मेथड यूज होगा वो क्लीनिंग मेथड भी हमने शेयर करना चाहिए. द हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड प्रिकॉशंस. अगर कोई सेफ्टी रिलेटेड प्रिकॉशंस है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में तो वो भी हमने शेयर करना चाहिए. ये हम अभी बात कर रहे थे कि अगर आरएनडी से आपका प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रहा है प्लांट में तो हमने किस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं. अगर हमारा प्लांट से प्लांट में, अगर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में अगर ट्रांसफर हो रहा है प्रोडक्ट, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे. एग्जीक्यूटेड बीएमआर और बीपीआर की जो भी, प्रेफरेबली अगर प्रोसेस वैलिडेशन बैचेस के अगर बीएमआर बीपीआर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है. देन प्रोडक्ट हिस्ट्री कि प्रोडक्ट की हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंसिडेंट्स वगैरह हुए हैं, डेविएशन हुए हैं. देन डेविएशन एंड चेंज कंट्रोल्स ऑफ द प्रोडक्ट. उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डेविएशन और चेंज कंट्रोल है उनकी हमने ब्रीफ समरी या मेन शीट्स देनी होती है. देन मार्केट कंप्लेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो जो भी हमारे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मार्केट कंप्लेंट अभी तक के उस प्लांट में आई है तो उसका हमने एक समरी बना के देना होता है ताकि जो रिसीविंग यूनिट है उनको आइडिया रहे कि इसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है. देन एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये जितना भी एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू की समरीज है ये हम लोगों ने रिसीविंग यूनिट से शेयर करनी चाहिए. देन ट्रेंड्स ऑफ क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड रिजल्ट्स. जो भी हमारे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर और क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की अगर हमने कोई समराइज कर रखा है
तो वो समरी हमने आगे शेयर करनी चाहिए। प्रोसेस वैलिडेशन की रिपोर्ट हमने शेयर करनी चाहिए, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के स्पेसिफिक अगर कोई कापा हमने जनरेट किए हुए हैं तो कापा भी हमने शेयर करनी चाहिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंडिंग यूनिट, कि भाई सेंडिंग यूनिट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेंडिंग यूनिट ने क्या करना होता है, पीडीआर एंड टेक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड। तो पीडीआर और टेक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट सेंडिंग यूनिट ने देना होता है। टेक ट्रांसफर प्रोटोकॉल शैल बी प्रिपेयर्ड बाय एंड रिव्यूड बाय एंड अप्रूव्ड। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो प्रोटोकॉल का प्रिपरेशन होता है वो सेंडिंग यूनिट ने बनाना चाहिए, और रिव्यू और अप्रूवल जो है वो जॉइंटली होता है। टेक्निकल मैन पावर ऑफ रिसीविंग यूनिट शैल बी ट्रेन्ड। तो जो रिसीविंग यूनिट की टेक्निकल मैन पावर होती है उनकी ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंडिंग यूनिट की होती है। एसेसरीज लाइक वर्किंग स्टैंडर्ड कॉलम और एनी ऑफ द स्पेसिफिक रिएजेंट शैल बी प्रोवाइडेड। तो आपके जो कुछ एसेसरीज है, लाइक HPLC का कॉलम है या GC का कॉलम है, वर्किंग स्टैंडर्ड्स है, या फिर आपके कोई स्पेसिफिक रिएजेंट है जो केवल इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, तो ये सारे भी हमने रिसीविंग यूनिट से शेयर करने होते हैं। जब भी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का बैच बनाते हैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव जो स्पेशलिस्ट है वो सेंडिंग यूनिट का भी होना चाहिए और एक रिसीविंग यूनिट का भी होना चाहिए। देन टू रिव्यू एंड अप्रूव द टेक ट्रांसफ़र रिपोर्ट। जब टेक ट्रांसफ़र रिपोर्ट बन जाती है तो उसका रिव्यूइंग और अप्रूवल जो है वो सेंडिंग यूनिट ने भी करना होता है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिसीविंग यूनिट। रिसीविंग यूनिट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पीडीआर एंड टेक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट टू बी रिव्यूड। जो पीडीआर और टेक ट्रांसफर के जो डॉक्यूमेंट आते हैं वहाँ से उसको हमने रिव्यू करनी है, अगर कोई शॉर्टकमिंग है तो उसको फुलफिल करना है। देन टेक ट्रांसफर प्रोटोकॉल शैल बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो प्रोटोकॉल सेंडिंग यूनिट भेजती है उसको रिव्यू करना है और उसको अप्रूव करना है। टू इंश्योर द स्टार्टिंग मटेरियल्स इवेल्युएशन। स्टार्टिंग मटेरियल का इवेल्युएशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसीविंग यूनिट ने करना होता है कि उनके पास में जो जो मटेरियल चाहिए, जिस जिस वेंडर के चाहिए और जिस स्पेसिफिकेशन जिस ग्रेड के चाहिए वो है कि नहीं है। एग्जीक्यूशन ऑफ टेक ट्रांसफर बैच। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो बैच है वो रिसीविंग यूनिट ने प्लान करना होता है और उसका एग्जीक्यूशन जो है वो भी उन्हीं ने प्लान करना होता है विथ इंफॉर्मेशन टू सेंडिंग यूनिट। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की रिपोर्ट जो बैच बनने के बाद में वो रिसीविंग यूनिट ने बनानी होती है। देन रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ टेक ट्रांसफर रिपोर्ट। जब फाइनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिपोर्ट बन जाती है तो उसका रिव्यू एंड अप्रूवल जॉइंटली सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट दोनों ने मिलकर करना होता है। फिर रिक्विजिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कि भाई अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर स्टार्ट करना है तो हमारे पास में क्या क्या चीज़ें तैयार होनी चाहिए। प्रोडक्ट लाइसेंस एज पर टेक ट्रांसफर लेबल क्लेम शैल बी अवेलेबल। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जो प्रोडक्ट आया है और जो प्रोडक्ट का उसका लेबल क्लेम है उसके हिसाब से हमारे पास में लाइसेंस अवेलेबल होना चाहिए। देन एनालिटिकल टेक ट्रांसफर शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ टेक ट्रांसफर एक्टिविटी। तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो चालू होने से पहले आपका एनालिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन प्रोटोकॉल शैल बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड ऑफ। आपके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अगर चालू करना है तो आपका प्रोटोकॉल बन के साइंड ऑफ होना चाहिए। देन ऑल द इक्विपमेंट शैल बी क्वालिफाइड। जो भी इक्विपमेंट्स इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में यूज़ होने वाले हैं वो इक्विपमेंट सारे क्वालिफाइड स्टेट में होने चाहिए और कैलिब्रेटेड स्टेट में होना चाहिए। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स उसमें लगे हैं वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए। देन जो भी प्रोसेसिंग एरिया हम यूज़ करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए वो सारे क्वालिफाइड होने चाहिए। देन ऑल द इनकमिंग मटेरियल शैल बी अवेलेबल। जितने भी हमारे पास में इनकमिंग मटेरियल है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होने वाले हैं वो हमारे पास में अवेलेबल होने चाहिए और अप्रूव्ड होने चाहिए। देन ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर टीटी बैच एग्जीक्यूशन शैल बी प्रिपेयर्ड। ये तो सारे हमने एश्योरेंस किया कि फैसिलिटी, इक्विपमेंट और जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आने चाहिए वो हो गया नहीं। लेकिन जब हम बैच बनाएंगे तो हमारे अपनी फैसिलिटी में भी बैच बनाने के लिए कुछ इंटरनल प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसका भी बनाना हमें बहुत ज़रूरी होता है। एक तो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड हमने बनाना होता है जो सेंडिंग यूनिट के डॉक्यूमेंट्स देख के रिसीविंग यूनिट ने मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड बनाना है।
बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बनाना है, बैच पैकिंग रिकॉर्ड बनाना है, फिनिश प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और एसटीपी बनाना है, रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशन एंड एसटीपी बनाना है, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन एंड एसटीपी बनाना है, और रिसीविंग यूनिट के सिस्टम में अगर और भी कोई अगर डॉक्यूमेंट अगर बनाने की ज़रूरत होती है तो वो डॉक्यूमेंट उन्हें जनरेट करना है। देन इवेल्यूएशन ऑफ इक्विपमेंट। तो जब हम इक्विपमेंट्स का इवेल्यूएशन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं। ऑल द इक्विपमेंट शैल बी क्वालिफाइड। जितने भी इक्विपमेंट्स आपके पास में यूज़ होने वाले हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में वो क्वालिफाइड होने चाहिए। देन इक्विपमेंट शैल हैव द ऑपरेटिंग रेंजेस एज रिक्वायर्ड। तो जो आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जो बैच साइज आपने डिसाइड किया है या जो रेंजेस आपने टेम्परेचर्स डिसाइड किए हैं, आरएच डिसाइड किए हैं, या जो रोटेशन डिसाइड किए हैं या फोर्स डिसाइड किया है, तो ये सारे के सारे जो है वो प्रोविजंस आपके इक्विपमेंट्स में होने चाहिए। देन इक्विपमेंट शैल हैव सेम वर्किंग प्रिंसिपल एज रिक्वायर्ड। जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो डेवलपमेंट में जिस प्रिंसिपल के इक्विपमेंट्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं या पायलट बैचेस में जिस प्रिंसिपल के इक्विपमेंट यूज़ किए हैं उसी के आपके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बैच के लिए प्रिंसिपल के इक्विपमेंट हमने यूज़ करने चाहिए। देन इक्विपमेंट्स कैपेसिटी शैल बी एज पर रिक्वायरमेंट। तो हमने इक्विपमेंट की कैपेसिटी चेक करनी होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला हम लोगों ने जो है वो 200 केजी का बैच डिसाइड कर लिया, लेकिन जब हम उसकी ब्लेंडिंग कैपेसिटी अपने ब्लेंडर की देख रहे हैं तो वो आपका 200 केजी में जो है वो 90-95% जो है पूरा फुल हो जा रहा है। तो इस केसेस में हमने इक्विपमेंट कैपेसिटी भी इवेलुएट करनी होती है। देन क्रिटिकल कंट्रोल्स रिक्वायर्ड शैल बी अवेलेबल। जो क्रिटिकल कंट्रोल हमें चाहिए होते हैं प्रोडक्ट के लिए वो आपके इक्विपमेंट में अवेलेबल है कि नहीं वो हम लोगों ने देखना होता है। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमें चाहिए वो है कि नहीं वो भी हमने वेरीफाई करना चाहिए इक्विपमेंट्स इवेल्युएशन में। देन फैसिलिटी एंड एनवायरनमेंट। फैसिलिटी और एनवायरनमेंट में आपके जो भी रिलेटेड एएचयूज है वो क्वालिफाई होने चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ द यूटिलिटीज शैल बी इंश्योर्ड। जो भी हमें यूटिलिटीज चाहिए, कंप्रेस्ड एयर चाहिए, स्टीम चाहिए या और भी कोई अगर यूटिलिटी चाहिए जो प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है तो उसका जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपका विद इन रेंज होना चाहिए और वो क्वालिफाइड की स्टेटस में आना चाहिए। देन टेम्परेचर एंड आरएच शैल बी एज रिक्वायर्ड। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो टेम्परेचर और आरएच चाहिए ऐसा तो नहीं है कि इसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत कम चाहिए या टेम्परेचर जो है वो किसी स्पेसिफिक रेंज में चाहिए या ह्यूमिडिटी जो है वो आपका बहुत लो ह्यूमिडिटी का प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं और अगर वो वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट को हमने मीट करना होता है। देन एरिया क्लासिफिकेशन शैल बी एज पर रिक्वायरमेंट। तो जो एरिया क्लासिफिकेशन है नॉन स्टरल प्रोडक्ट्स के लिए तो मोस्टली अगर क्लास डी अवेलेबल होता है तो आपका काम हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब इंजेक्टेबल्स हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें हर ऑपरेशन के लिए दिया हुआ है कि उसमें किस तरह का एरिया चाहिए, तो वो उसमें हमने इवेलुएट करना होता है जब हम टेक ट्रांसफ़र करना चालू करते हैं। तो देन डिफरेंशियल प्रेशर रिक्वायरमेंट। अगर किसी स्पेसिफिक डिफरेंशियल प्रेशर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमने मीट करनी होती है। देन एसेसरीज एंड चेंज पार्ट्स। एसेसरी एंड चेंज पार्ट हमने चेक करने होते हैं कि क्या क्या एसेसरीज और चेंज पार्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए। जैसे जो रिक्वायर्ड सीव्स और स्क्रीन्स है वो अवेलेबल है कि नहीं, एपीडी बैग्स अवेलेबल है कि नहीं, डाई पंचेस अवेलेबल है कि नहीं, पैकिंग चेंज पार्ट्स आपके अवेलेबल है कि नहीं, वर्किंग स्टैंडर्ड्स, रिएजेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, HPLC कॉलम्स और GC कॉलम्स और एनी अदर स्पेसिफिक चेंज पार्ट्स। अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो हमने पहले ही इवेलुएट करना होता है कि है कि नहीं है। देन ये सारा इवेल्यूएशन होने के बाद में ट्रेनिंग, जैसा कि सेंडिंग यूनिट प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं कि इस प्रोडक्ट की एग्जीक्यूशन किस किस तरह से होनी है, इसमें क्या क्रिटिकल कंट्रोल्स रहेंगे और क्या मटेरियल के कंट्रोल्स रहेंगे, क्या आपके प्रोसेस के कंट्रोल्स रहेंगे। तो ये सारे जो है जो टेक्निकल मैन पावर होती है आपकी क्वालिटी कंट्रोल की एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग के, वो उनसे डिस्कस करते हैं और उनको बताते हैं कि ये कंट्रोल्स बहुत क्रिटिकल है और इसमें किस तरह से हमने कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें उनसे नॉलेज शेयर करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। देन उसमें आपका क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होता है, प्रिकॉशंस इन प्रोसेसिंग, क्रिटिकल कंट्रोल पैरामीटर्स, हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट, स्पेसिफिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स इफ एनी, देन प्रोडक्ट फेलियर हैंडलिंग, कि अगर प्रोडक्ट फेल होता है तो उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं।
देन एग्जीक्यूशन ऑफ टेक ट्रांसफ़र, ये सारी आपकी प्रिपरेशन होने के बाद में आपको एग्जीक्यूशन किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। तो इंश्योर द प्रोडक्ट लाइसेंस कंप्लायंस, तो सबसे पहले तो हमने प्रोडक्ट लाइसेंस का कंप्लायंस देखना है कि प्रोडक्ट लाइसेंस का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेज पे, अगर ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो हमने एक चीज़ और चेक करनी होती है कि ये कहीं FDC तो नहीं है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन तो नहीं है जिसको DCGI की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है या NOC की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हमने साथ में चेक करना होता है। देन इट शैल बी इंश्योर्ड दैट API एंड एक्सिपिएंट शैल बी अवेलेबल ऑफ द सेम मैक। देन ये स्टार्टिंग मटेरियल्स हमने API एक्सिपिएंट वगैरह सारा कुछ चेक करना होता है कि ये हमारे पास में डेवलपमेंटल बैचेस के लिए जिस मेक के यूज़ किए थे वही अवेलेबल है या नहीं है। देन फंक्शनल टेस्ट, जो भी हमारे एक्सिपिएंट्स है उसके फंक्शनल टेस्ट को या फंक्शनल ग्रेड से उसको वेरीफाई करना होता है। जैसे कि MCC अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम कौन सा प्लेन MCC यूज़ कर रहे हैं या PH102 यूज़ कर रहे हैं, 101 यूज़ कर रहे हैं, 112 यूज़ कर रहे हैं, या अगर कोई हम PVPK 30 यूज़ कर रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी रेंज क्या है, या कोई पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी रेंज क्या है। तो अलग अलग ग्रेड के मटेरियल होते हैं, सेम ग्रेड का मटेरियल हमारे पास में होना चाहिए। देन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट द API इज ऑफ फार्माकोपियल एंड देन सेम शैल बी क्लेम्ड। अगर आपका API फार्माकोपियल है तो आपके लेबल क्लेम पे उसके फार्माकोपियल स्टेटस क्लेम किया हुआ होना चाहिए। देन इक्विपमेंट्स अवेलेबल वर्सेस रिक्वायर्ड शैल बी इवेलुएटेड, तो ये हमने पहले डिटेल में देख लिया है कि इक्विपमेंट को हमने इवेल्युएशन करना है। देन ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड शैल बी इवेलुएटेड, डॉक्यूमेंट्स का हमने इवेल्युएशन करना है, एनवायरमेंटल कंडीशंस का इवेल्युएशन करना है। ऑल द एसेसरीज एंड चेंज पार्ट्स अवेलेबल रिक्वायर्ड शैल बी इवेलुएटेड, जितने भी एसेसरीज चेंज पार्ट्स इनका इवेल्युएशन करना है। टेक्निकल मैन पावर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बैच जो है हमने एग्जीक्यूट करना है एज पर डिफाइंड प्रोसीजर, जैसे हमने बैच रिकॉर्ड बनाए थे जिसको पीछे हमने डिस्कस किया था। देन बैच शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग यूनिट, तो ये रिक्वायरमेंट है कि सेंडिंग और रिसीविंग यूनिट के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होने चाहिए। देन सैम्पलिंग हमने डिफरेंट स्टेजेस पे जैसा प्रोटोकॉल में डिफाइन किया है उसके हिसाब से करना चाहिए। और क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर भी जो है हम लोगों ने प्रोसेसिंग के दौरान जो रिकॉर्ड करते हैं उसको भी साथ साथ इवेल्युएट करना होता है। देन ऑल द सैंपल्स शैल बी इवेल्युएटेड एज पर प्रीडिफाइंड स्पेसिफिकेशंस। देन जितने भी सैंपल्स है हम लोगों ने एनालिसिस करवानी है, एनालिसिस करवा के उसके रिजल्ट्स को प्रीडिफाइंड पैरामीटर से इवेल्युएट करना है। बेस्ड ऑन द प्रोसेस पैरामीटर एंड एनालिटिकल रिजल्ट्स क्लियर कंक्लूजन शैल बी ड्रॉन। तो जब हमारी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पूरा बैच एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके जो भी प्रोसेस पैरामीटर के रिजल्ट्स है या जो भी ऑब्जर्वेशन है वर्सेस जो हम लोगों का एक्सपेक्टेड था उसको कंपेयर करके और हमने एक क्लियर कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। एनालिटिकल रिजल्ट्स जो स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने प्रीडिफाइन किया था उसी के हिसाब से एंटिसिपेटेड जैसा था वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमने इवेल्युएट करना होता है। इवेल्युएट करने के बाद में हम लोगों ने कंक्लूड करना होता है कि हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस था वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। इन केस ऑफ एनी डेविएशन इट शैल बी हैंडल्ड एज पर SOP। अगर कोई भी डेविएशन अगर हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में होता है तो उसको जो हमारा डेविएशन का SOP है उसके हिसाब से हमने हैंडल करना चाहिए। देन डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, एक तो टेक ट्रांसफ़र का प्रोटोकॉल चाहिए होगा, टेक ट्रांसफ़र की रिपोर्ट चाहिए होगी, एग्जीक्यूटेड BMR और BPR होंगे, देन एनालिटिकल रिपोर्ट्स एंड रॉ डेटा होगा, एनेक्चर्स ऑफ द इक्विपमेंट इवेल्युएशंस, वर्किंग स्टैंडर्ड COA, ये सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए होगी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो डिस्कशन था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप और लोगों से भी शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक के अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।